नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग भाई। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बच्चा कह रहा है सर मेरा सीजीएल में नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर नहीं हुआ तो अगला एग्जाम भी आने ही वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है अगला एग्जाम भी। ठीक है, तो अगले एग्जाम में डेफिनेट होना चाहिए, तो मेहनत उसके हिसाब से करिए। देखिए जो हो गया ना उसके बारे में आप अगर सोचते रहेंगे तो आने वाला कल बर्बाद हो जाएगा। तो आने वाले कल की तैयारी करिए, पर तैयारी इस तरीके से करिए कि भाई अब की बार नहीं रुकना चाहिए। अगर वाकई में आपको लग रहा नहीं यार हार हुई है, तो ये हार दिल पे लगनी चाहिए। और अगर ये हार दिल पे नहीं लग रही ना, तो देखिए ऐसा हर बार ही होता रहेगा। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है यार, फिर अगली बार नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब की हार हुई है ना, तो वो दिल पे लगनी चाहिए यहाँ पर। और दिल पे लगने का मतलब क्या होता है कि आप दुगनी एनर्जी के साथ मेहनत करें अगली बार के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगले साल भी सेम पोजीशन पे बैठे। देखिए ऐसे तो आपकी उम्र ही निकल जाएगी। काम करिए, दुगनी मेहनत करिए। चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत आसान है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आसान मैं इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि मुझे राइट डायरेक्शन पता है। आपके साथ मैं हूँ, आपको राइट डायरेक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते रहिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, पर एक एक चीज को बारीकी से पकड़ना है, बस यही मूल मंत्र है। ठीक है, चलिए तबे ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास पहले क्वेश्चन के साथ, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इलेक्शन वाले क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन लिख दिया भाई इलेक्शन को। ठीक है, एक इलेक्शन में एक उम्मीदवार को 84% वोट मिलते हैं। ठीक है, और वो 476 मतों से जीत जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए? सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया गया, सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक को 84 मिल रहे हैं जीतने वाले को, हारने वाले को कितने मिलेंगे? 16। 84 और 16 का मैं अंतर निकालता हूं तो 68 आ गया, और 68 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 476। और मेरे को किसकी निकालनी है? 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब यहां पर ना मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। ये 68 नजर आ रहा है, और मेरे को यहां पर ये नजर आ रहा है, या तो 9 गुना आंसर आएगा, या 6 गुना आएगा, या 8 गुना आएगा, या 7 गुना आएगा। मेरे को ये नजर आ रहा है यहां पर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए। अगर मैं देखता हूं ये 68 है, ये 6 है, तो 8 को किससे गुणा करें कि लास्ट में 6 आए? मेरे को दिखता है 7, तो 7 से गुणा करूंगा, 700 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। जब क्वेश्चन में इस तरीके से नजर आ रहा है तो देख के पता लग रहा है 9 गुना, 8 गुना, 7 गुना, या 6 गुना, वही आंसर होगा। अब ये पता लग गया किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में अगर 6 आ रहा है तो मैं 9 से गुणा तो नहीं कर सकता, 9 से करूंगा तो 2 आएगा, 8 से करूंगा तो 4 आएगा, 6 से करूंगा तो भी 8 आएगा, तो मैं 7 से करूंगा तो 6 आएगा, इसलिए 700 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझना बड़ी बात नहीं है, आंसर जो मैं बता रहा हूं वो समझिए। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। मंडे से जो है हम आपकी क्लास का टाइम चेंज कर रहे हैं, मॉर्निंग में रख रहे हैं। एकदम ताज़ा ताज़ा दिमाग में पढ़ेंगे, दिमाग से पढ़ेंगे एकदम। ठीक है, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा रहेगी इस टाइम, थोड़ी एनर्जी लेवल हल्का सा रहता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों का भी हल्का सा रहता है। तो सुबह 11 बजे का टाइम हम करने जा रहे हैं आपका मंडे से। ठीक है, मंडे से जो आपकी क्लास होगी सुबह 11 बजे होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये फिर से इलेक्ट्रॉन लिख दिया यहाँ पर, इलेक्शन है ये। ठीक है, इलेक्शन को इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए बिल्कुल क्या बोल रहा है। एक इलेक्शन दो उम्मीदवारों के बीच में है, जिसमें से 10% जो है वो अपना वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। 10 में से 9 बंदे अपना वोट डालते हैं, ये वो हैं जो वोट डालते हैं। ठीक है, नीचे टोटल आएगा,
आगे बढ़ते हैं। वो बोलता है 10% वोट जो है वो इनवैलिड पाए गए। 10% वोट अगर इनवैलिड पाए गए तो 90% वोट जो डाले गए थे वो वैलिड हो जाएंगे। यानी अगर टोटल वोट 100 है तो 81 वोट क्या हो गए, ये वैलिड वोट्स हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होगा उसे वैलिड वोट से ही काउंट किया जाएगा कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है, ठीक है, सक्सेसफुल कैंडिडेट किससे होगा, वैलिड वोट से होगा। ठीक है, वैलिड वोट से वो 54% पाता है वैलिड वोट का और जीतता है इतने मतों से। मान लेते हैं मेरे और आपके बीच में इलेक्शन है तो रिजल्ट जो आएगा वो वैलिड वोट के बेस पे आएगा। मेरे को मिलते हैं कितने, 54% वोट। आपको कितने मिलते हैं, आप हार जाते हैं, आपको मिलते हैं 46% वोट। हम दोनों के वोट के बीच जो अंतर है वो है 8% का। और 8% किसका है, ये 8% है वैलिड वोट्स का। ठीक है, ये 8% किसका है, ये 8% है वैलिड वोट्स का। ठीक है, अब 8% वैलिड वोट्स का है, वैलिड वोट्स तो ये है, इसका 8%। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1620 दे रखी है। ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1620। अगर मैं काटता हूं 4 से, ये 25 आ गया, ये 2 आ गया। 9 × 81 दूनी 162। 162 की वैल्यू 162 हो गई। 25 × 100 यानी 2500। अच्छा 1620 है तो 2500 की वैल्यू कितनी हो गई, 25,000 हो गई। 25,000 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। ठीक है, mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, और 10% लोग अपना वोट नहीं डालते, यानी 10 में से 9 बंदे अपना वोट डालते हैं। ये टोटल आ गया, ये जितने डाले गए। अब डाले गए सारे वोट वैलिड थोड़ी होंगे, उसमें से 10% वोट इनवैलिड पाए गए, यानी 90% जो वोट डाले गए हैं उनका वो वैलिड वोट कहलाएंगे। अब वो बोलता है कि मैं अगर जीतता हूं, आप अगर हारते हैं, मेरे को 54% वोट मिलते हैं, तो आपको 46% वोट मिलेंगे, किसके, वैलिड वोट्स के। ठीक है, वैलिड वोट्स के। तो आप देखते हैं अंतर कितना आ गया, 8% का अंतर आ गया, यानी मैं आपसे 8% वोटों से जीता हूं, 8% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स क्या है, ये है वैलिड वोट्स, इसका 8% जो होगा मैं उतने वोटों से जीता हूं। तो ये क्या आ गया, ऊपर वाली चीज क्या दर्शा रही है, ऊपर वाली चीज दर्शा रही है मेजोरिटी, नीचे वाली चीज क्या दर्शा रही है, नीचे वाली चीज दर्शा रही है टोटल। तो मैंने सॉल्व किया, 4 दूनी 8, इसे 25 करा, 81 दूनी 162, मैंने देखा 162 की वैल्यू 1620 है, तो मैंने देखा 250 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 की, 25,000 हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25,000 मेरा आंसर हो गया। 8 कहां से आया, एक बच्चा बोल रहा है सर 8 कहां से आया, ये बता दो। देखिए ध्यान से समझिए ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। सबसे पहले एक बात देखिए, आपको जो गिनती दी गई है वो किसकी दी गई है, 1620 वोटों से जीत गया। मैं अगर आपसे जीतता हूं तो जो डिफरेंस है ना वो दे रखा है, और डिफरेंस किसका होगा, जो वोट वैलिड है, वैलिड वोट्स के बेस पे ही तो काउंटिंग होगी। अगर आप ध्यान से देखें, अगर वैलिड वोट्स मेरे को 54% मिले, आपको 46% मिले, 54 और 46 का अंतर कितना आ गया, 8%। मैं आपसे 8% वैलिड वोट से जीता हूं, तो उस 8% वैलिड वोट्स की वैल्यू है 1620। और वैलिड वोट्स कितने थे, देखिए ये आपके क्या थे, ये आए थे वोट पोल्ड, कितने डाले गए। फिर जब आपने ये बनाया पूरा तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका वैलिड वोट्स मिलाकर। फिर ये क्या आ गई, अगर मैं इसके साथ ये मिलाता हूं तो ये आ गई मेजोरिटी, और मेजोरिटी किस पे निकलेगी, वैलिड वोट्स पे निकलेगी। ठीक है, अब क्लियर है भाई एक एक को।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्लियर होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। एक इलेक्शन में दो उम्मीदवार हैं जिसमें 75% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग किया था। 4 में से 3 वोट डाले गए, 2% मत अवैध किए गए, इनवैलिड 2%। ठीक है, 2% क्या होता है? 1/50 है ना। तो 50 में से 1 वोट इनवैलिड हो गया, तो 49 वोट वैलिड हो गए। वैलिड किस पे निकलता है? जो वोट डाले गए हैं। वोट डाले गए हैं ये वाले, ये पोल्ड है, ये वैलिड है। अब क्या दे रखा है? एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कि वैलिड वोट्स के 75% थे। ये वैलिड वोट्स हैं, इसके 75% हैं। ध्यान से देखिए, तो 75% आ गया कितना? 3/4। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 9261। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 49 × 9 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 9261, 50, 200 और 800। 800 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ये 16,000 है ऑप्शन में। ठीक है, ये ऑप्शन में आपका 16,000 है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, देखिए सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि 9261 जो होता है ना, वो 21 का क्यूब होता है। ठीक है, 9261 जो होता है वो 21 का क्यूब होता है। तो ये नंबर क्या है? 21 का क्यूब है। अब मैं ध्यान से देखूं, आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 3 3 3 बार 3 आएगा, इसमें 2 बार 3 आ रहा है, यानी आंसर जो आएगा 3 का मल्टीपल होगा। पहली बात, 3 का मल्टीपल कौन सा है? 6 4 10 11 8 6 14 15। केवल एक ही ऑप्शन है, ये वाला डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 18,000 भी तो 3 का मल्टीपल है। फिर मैं आपसे कहूंगा 18,000 में 9 आ रहा है, केवल 3 नहीं आ रहा, और हमें पता है आंसर 9 का मल्टीपल नहीं होगा, आंसर 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इसलिए मैंने डी ऑप्शन आंसर मार्क कर दिया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। 7 का मल्टीपल एक बच्चा कह रहा है, बिल्कुल सही भाई। भाई आपका प्री क्लियर नहीं हुआ, मैंने आपके लिए स्टार्टिंग में बात बोली है, आप वो देखिए। ठीक है, देखिएगा क्लास खत्म होने के बाद, ज्यादा नहीं बोलूंगा, देखिए पूरी क्लास बर्बाद हो जाएगी। एक बच्चा कह रहा है 9 भी आ रहा है। 9 कहां से आ रहा है मेरे भाई? 21 के क्यूब में 3 बार 3 आ जाएगा। 21 में 1 बार 3 आ रहा है, यहाँ 3 बार 3 आ जाएगा। 2 बार 3, 2 बार 3 से कट जाएगा, 1 बार 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे बच्चे ने बोला सर 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं आप 7 का मल्टीपल भी। अगर आप देखें इसमें 7 आ रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये याद ना हो। 49 × 9 की वैल्यू दे रखी है 9261, और 800 की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन क्या है मेरे पास? 16,400, 16,000, 18,000, 16,000, 16,800, 16,400 और 18,000। ठीक है, ये ऑप्शन है मेरे सामने। अब ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। 49 × 9 है, मेरे को ही नहीं पता 21 का क्यूब है, तो मैं क्या करने वाला हूं? देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं लास्ट डिजिट पे काम कर जाऊंगा। लास्ट डिजिट पे काम कैसे करूंगा? ठीक है, मुझे यहाँ 00 आ रहा है, 00 मैंने हटाया सब में से। इसका 00 गया, इसका 00 गया, इसका 00 गया, इसका 00 गया। ठीक है, मैं देखता हूं इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में 8 आ गया, और नीचे क्या आएगा? 9 × 81 यानी 1। जिसकी आखिरी संख्या 8 होगी वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? 49/50 कैसे आया?
ध्यान से देखिए, एक बच्चा पूछता है कि भाई 49/50 कैसे आया सर। मैं आपसे ये कहूंगा कि चीजों को प्रैक्टिकली समझिए, ठीक है। अगर आप यहां देखते हैं 75% लोगों ने वोट डाला, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 4 में से 3 लोगों ने वोट डाला जी, ठीक है। 2% जो वोट हैं वो इनवैलिड करार कर दिए गए, तो आप कहेंगे 2% का मतलब होता है सर 1/50, यानी 50 अगर वोट डालता तो एक वोट इनवैलिड हो जाता। मैं पूछता हूं आपसे कितने वोट वैलिड होते, क्योंकि यहाँ वैलिड की गिनती दे रखी है आखिर में, इसलिए मैं वैलिड पे काम कर रहा हूं। तो 50 में से 49 वोट वैलिड हो जाते। यहां पर भी लिख देता हूं फिर से, ये कौन से वोट हैं, नीचे तो टोटल ही है, ये है पोल्ड, कितने पोल किए गए, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं ये ले लेता हूं, ये आ गए वैलिड वोट्स, और जो गिनती दे रखी है वो किसकी दे रखी है, वैलिड वोट्स की 75%। तो ये वैलिड वोट्स हैं, इसका 75% ये आ गया, और इस हिसाब से मैंने आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा। मल्टीपल वाला बस एक बार और, मल्टीपल वाला यानी ये वाला, ध्यान से देखिए। देखिए, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, मेन है आपकी कैलकुलेशन को हैंडल करने की क्षमता। अगर आपकी कैलकुलेशन को हैंडल करने की क्षमता नहीं है आप में, तो मामूली से मामूली क्वेश्चन आपको हरा देगा, बिल्कुल हरा देगा। तो मैं बार बार कैलकुलेशन पे स्पेशल फोकस कर रहा हूं। ये 49 इंटू 9 है, 9 टू 6 मैंने 800 की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है ये 21 का क्यूब होता है, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 21 के क्यूब में क्या है, 3 बार 7 आ रहा है, 3 बार 3 आ रहा है। अब मैं देखता हूं 3 बार अगर 3 आ रहा है, यहाँ 1 बार 9 आ रहा है, तो 2 बार 3 तो कट जाएगा, 1 बार 3 बचेगा, तो आंसर में 1 बार 3 आएगा। 1 बार 3 मेरे को इस ऑप्शन में नजर आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें 2 बार 3 है, 2 बार 3 नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं किसी और ऑप्शन में भी 1 बार 3 होता, तो हम देखते हैं इसमें 3 बार 7 भी है, 2 बार 7 तो कट जाएगा, पर 1 बार 7 फिर भी बचेगा। और मैं देखता हूं ये नंबर 7 से भी भाग हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो इसीलिए डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यहां मोटिव मेरा ये नहीं था कि केवल आपको ये वाला क्वेश्चन समझाना है, नहीं, इस क्वेश्चन के अलावा ये जो कैलकुलेशन हैंडलिंग है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हर बच्चा बहुत दूर है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया, मान लेते हैं बच्चा ये कहता है कि भाई 21 का क्यूब सर मुझे नहीं पता, अब बताइए। देखिए, दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो उसे काटे, 9 को हटाए और फिर उसमें डीएस लगा ले, ऐसा भी हो सकता है, या फिर मैंने डबल जीरो हटा दिया सब में से, तो मैंने देखा आखिरी संख्या 8 आ रही है। आखिरी संख्या 8 किस में आ रही थी, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। वेलकम भाई, मन लगा के पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन, अब मामूली क्वेश्चन नहीं चल रहे, देखिए खतरनाक क्वेश्चन है, और हालांकि परसेंटेज अभी शुरू हुआ है, पर ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आइए देखते हैं। 57, एक कक्षा में हर बच्चे को ए, बी या सी ग्रेड मिलता है। 57.1428571428 डॉट 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 आगे परसेंटेज स्टूडेंट्स डोनेटेड, डोनेटेड नहीं है ये, ऑब्टेन्ड है ये, ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन ग्रेड ए, जबकि इतने प्रतिशत बच्चों को ग्रेड बी मिलता है यदि ये इफ देयर आर लेस देन 3500 स्टूडेंट्स, यदि ये 3500 से कम बच्चे हैं, तो सी ग्रेड मिलने वाले बच्चों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, सी ग्रेड मिलने वाली कांट बी डिटरमाइन, एक बच्चा कह रहा है। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा अगर बात समझ आ गई तो। सबसे पहले 57.142857% इतने बच्चों को ए मिलता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं ये कितना हो गया, 4/7।
क्योंकि मुझे पता है 14 सही 2/7 1/7 होता है, 57 सही 1/7 4/7 होता है, तो मैंने 4/7 लिख दिया। आगे वो बोलता है जो बी मिलता है जिन बच्चों को टोटल में से, उनकी संख्या कितनी है 26.4444%, यानी 26 प्लस, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, 4/9। ठीक है, ये आ गया 4/9 ऐसी चीज है जिसे मैं 0.444444 लिख सकता हूं। ठीक है, 4/9 मैं 26.4444 की बात कर रहा हूं अभी आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिए 26.4444। अगर मैं आपसे बोलता कि भाई 26.4444 इस तरीके से है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 26 प्लस 0.444444 इस तरीके से, और इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 26 प्लस 4 रिपीट हो रहा है तो 4/9। ठीक है, अब ये कितना आ गया, ध्यान से देखिए 20 नीम 180, 6 नीम 54, 234 और 4 238/9। ठीक है, पर ये कितना था, ये परसेंटेज था, परसेंटेज था, इसलिए मैं क्या करूंगा यहां पर डबल जीरो भी लगाऊंगा क्योंकि ये परसेंटेज था। ठीक है, वो तो मैंने 26.444 को कवर किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ आ रही होगी। इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई है पहले बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले इतनी बात समझ आनी चाहिए, आगे की बात की है। एक बच्चा कह रहा है रिपीटेशन वाला याद रखना होगा। याद क्या रखना होगा भाई, वो याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना 1/9 क्या होता है 11.11%। 11.11% मतलब क्या है, 1/9 होता है 11.11%, इसका मतलब है 0.1111। 2/9 क्या हो गया 0.22222। 4/9 क्या हो गया 0.44444। 3/9 0.33333। 7/9 0.77777। परसेंटेज से याद कराया था ना मैंने, 1/9 के जितने भी मल्टीपल हैं, तो 11.11% का मतलब क्या है 0.1111, वो चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं, टोटल में से ए इतने हैं, टोटल में से बी इतने हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल तो सेम होना चाहिए, तो इसे मैंने 7 से गुणा किया, इसे मैंने 900 से गुणा किया। ठीक है, इसे 7 से, इसे 900 से। इसे अगर मैं 900 से गुणा करता हूं तो 6300 आ गया, टोटल हो गया 6300। ए प्लस बी प्लस सी, और अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये कितना आ गया 3600। ये कितना आ गया 23 सत्ते कितना होता है, 23 सत्ते होता है 161। 1610 और 56 1666, तो ये हो गया 5266। ठीक है, तो टोटल अगर 6300 बच्चे थे तो उसमें 5266 बच्चे ए प्लस बी थे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, अब ध्यान से समझिएगा, इस डाटा को मैं आगे लेता हूं अगले पेज पे। ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये 5266 है 66 और ये 6300 है। ठीक है, अब मैं देखता हूं मेरे को किसकी मात्रा निकालनी है, सी की। ध्यान से देखिएगा, सी की मात्रा निकालनी है। पर नंबर ऑफ स्टूडेंट डोनेटेड नहीं ऑब्टेन्ड, सी ग्रेड इज मैक्सिमम नंबर। अब इस बात का मतलब समझ रहे हैं आप,
इस बात का मतलब ये है कि सी अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो ए प्लस बी कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी अगर मिनिमम होगा उसी केस में सी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं ध्यान से, ए प्लस बी मिनिमम कब हो सकता है, जब मेरे को काटना पड़ेगा। मेरे को काटता हूं मैं इससे 26 33, 2 से काटता हूं 3150। और देखिए एक बात ये भी है कि टोटल बच्चों की जो संख्या है ना वो 3500 से कम है। तो यहां देखिए टोटल बच्चों की संख्या किससे आ गई, 3500 से कम आ गई। ये तो वैसे भी संभव नहीं था। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू। अब मैं देखूंगा क्या ऊपर वाली चीज और किसी चीज से कट रही है, नीचे वाली चीज में 3 का मल्टीपल आ रहा है, ऊपर वाली चीज में 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, यानी 3 से तो वो नहीं कटेगा, 5 से वो नहीं कटेगा, 2 से वो नहीं कटेगा, क्या 7 से कटेगा, 7 या 21 बचा 5, 7 7 49, 7 से भी नहीं कटेगा। अब ये ऊपर नीचे में कुछ भी नहीं कट सकता, ये कोप्राइम आ गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है। मैं कटना क्यों देख रहा हूं, सबसे बड़ी बात ये कि मैं ये क्यों देख रहा हूं कि ये कटना चाहिए, क्योंकि मेरे को ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि उसी केस में ही सी मैक्सिमम मिलेगा मेरे को, क्योंकि टोटल तो सेम है। तो अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं, ठीक है, 3150 में से ये घटाता हूं तो 517 मिलेगा मेरे को। तो 517 मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ है 517, ये रहा सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताइए। एमजी टाइप करिए, और नहीं समझ आया है तो बताइए, मैं रिपीट करता हूं। पर ये क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन। एग्जाम में सेम मिल सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ ना दिखने में भी चीजें अलग सी हैं। वो डरा जरूर रही है, ठीक है, पर जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा वो डरने वरने वाला नहीं होता, वो तो चैलेंजेस के लिए तैयार बैठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 को एक्सप्लेन कर दूं। 57 का है भाई, देखिए सबसे पहले आपको ये परसेंटेज याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से बात समझना, मैंने आपसे बोला 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7, ठीक है, 14 सही 2/7, ये हम करते हैं। 4/7 क्या होता है, 57 सही 1/7, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, 0.142857, इस तरीके से रिपीट होता है, ये परसेंट हो जाता है। 57 1/7 का मतलब है 57.142857, फिर 142857, इस तरीके से बनेगा और ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, 57 अलग हो गया, 1/7 ये हो गया आपका। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड रुक जाइए। ये परसेंट नहीं आएगा, परसेंट आएगा 14.2857, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसकी बात करें तो ये आ जाएगा इतना परसेंट, 57.142857, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा, मैंने एक बात देखी कि ये 4/7 है, 238/900 हो गया, ठीक है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर हमने इन दोनों को ऐड क्यों नहीं किया। आप ऐड कैसे करेंगे, मैंने फाइनली ऐड ही किया है दोनों को, अगर आप ध्यान से देखें। पर ऐड कब किया है, दोनों का बेस सेम बनाने के बाद, है ना, ठीक है। अब लॉजिक समझिए, आपने ए का टोटल के साथ रेशियो निकाला, आपने बी का टोटल के साथ रेशियो निकाला, फिर आपने एक बात देखी ए प्लस बी प्लस सी दोनों में डिफरेंट आ रहा है, तो आपने इसे सेम बनाया 900 से गुणा करके, 7 से गुणा करके, तो ये ए प्लस बी प्लस सी 6300 बन गया। ऐसा करने से ए प्लस बी 5266 हो गया। फिर आपने एक बात देखी कि सी की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और टोटल बच्चे 3500 से कम है, तो पहले तो आपने इसे काटा ऊपर नीचे, 3500 से कम लाए टोटल को। फिर उसके बाद देखा कि यार सी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी क्या होगा, मिनिमम होगा।
और a प्लस बी को मिनिमम करने का मतलब है हम ये सोचेंगे क्या ये और छोटा हो सकता है, क्या ये और कट सकता है। मैंने देखा नीचे वाले के फैक्टर क्या है, देखिए 5 आ रहा है, इसमें 25 आ रहा है, 25 से नहीं कट रहा, 63 इंटू 5 आ गया 315। ठीक है, 5 से ये कट नहीं रहा, 63 में 3 आ रहा है यानी 9 आ रहा है और 7 आ रहा है, 9 से ये नहीं कट रहा और 7 से भी नहीं कट रहा। तो ये बात समझ आ गई, अब ये और कटने वाला नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू ही है a प्लस बी की जो हो सकती है। तो c की अधिकतम वैल्यू क्या होगी, इसमें से इसे घटा दिया, आंसर आ गया 517। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते मेरे भाई, मैंने वही किया है। अब एक बच्चे ने बोला a का टोटल के साथ रेशियो क्यों निकाला, ये समझ नहीं आ रहा। अरे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, यदि इतने प्रतिशत बच्चों को, इतने प्रतिशत किसका, टोटल का, टोटल ग्रेड कितने मिल रहे हैं, 3 ग्रेड मिल रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी टोटल है, तो उसमें से 57.142857% को a ग्रेड मिलता है, तो नीचे a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे ना भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 517 कैसे आया मेरे भाई, घटाने से आया कि अगर आप इसमें से इसे घटाते हैं तो 517 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई आपको, a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, घटाएंगे c की वैल्यू मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इस तरीके का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ जाता है, आइए देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने क्या किया, 3/5 की जगह 7/4 से गुणा कर दी, तो बताना है कितने प्रतिशत की गलती हो गई। ठीक है, 5 और 4 से भाग होने वाला मैं एक नंबर ले लेता हूं जो है 20। 20 एलसीएम हो गया। अगर मैं 20 बनाता हूं इसे, देखिए अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता ना कि आपको 5 से गुणा करना था पर आपने 4 से गुणा कर दिया, ठीक है, किसी नंबर को, तो आप निकाल सकते हैं कि भाई 5 से 4 हो गया, गलती हो गई। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की गलती हो गई, 5 से 4 से अंतर निकाला बटा 5 करा, आंसर आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल बात बहुत ध्यान से समझनी है सभी को। अब वो जब संभव था जब ये कांस्टेंट नंबर होते, यानी 3 की जगह 7 लिखा होता तो काम आसान है। ठीक है, पर यहां फ्रैक्शन में लिखा है। अगर ये फ्रैक्शन में लिखा है तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बेस में सेम नंबर हो, देखिए अगर इंटीजर का मतलब है तो क्या है, इंटीजर का मतलब है नीचे सेम नंबर है 1 1, पर ये फ्रैक्शन है, अलग अलग नंबर है। अगर यहाँ पर भी मैं सेम सेम नंबर बना दूं तो नीचे वाला हट ही जाएगा। तो मैंने 4 से गुणा किया, इसे भी 4 से गुणा किया, मैंने 5 से गुणा किया, मैंने इसे भी 5 से गुणा किया, तो मैंने देखा 3 चौक 12, तो 12 से गुणा करने की जगह मैंने 35 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो आंसर 12 आना चाहिए था, पर आंसर कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। ठीक है, तो कितनी गलती हो गई, 23 की गलती हो गई, कितने पे, 12 पे। तो 23/12 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, अब देखिए 23/12 को मैं इस तरीके से देख सकता हूं, आपको भी देखना चाहिए, 200% क्योंकि 2 गुना है, माइनस 1/12 जो कि 8 सही 1/3% होता है, और अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा 191 2/3%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, कमेंट आ रहे हैं आपके मेरे पास, बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको रीजन बताया, मैंने आपसे बोला किसी चीज को 1 से गुणा करना है पर आपने 2 से गुणा कर दिया, इससे क्या पता लग रहा है कि आंसर 1 आना चाहिए था पर आंसर आपका 2 आ रहा है, तो 100% की गलती हो गई। पर ये 1/2 कर देता और 2/3 कर देता तो मामला गड़बड़ हो जाता, नीचे वाला नंबर अलग अलग हो रहा है जिससे कैलकुलेट करना आसान नहीं हो रहा। तो अगर मैं नीचे वाला नंबर सेम बना देता हूं तो मैं नीचे वाला भूल सकता हूं,
तो मैंने नीचे वाला सेम बनाया इसीलिए कि नीचे वाला मैं भूल जाऊं, केवल ऊपर वाले को देख के आंसर निकाल लूं। तो 4 और 5 का मैंने एलसीएम दिमाग में लिया। पेपर में कैसे करना मैं ये बता रहा हूँ, पूरा थोड़ी लिखेंगे इतना। 4 और 5 का मैंने एलसीएम लिया 20, 20 का मतलब है 4 से गुणा यानी 12 और 35। पेपर में मैं इसमें पॉइंट नहीं लगाऊंगा, मैं देखूंगा 12 से कोई चीज 35 हो गई तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 23 का। अब मैं ऑप्शन देखूंगा, 4 ऑप्शन मेरे सामने होंगे, मैं देखूंगा 12 से 23, अगर 24 होता तो 200%। क्या 200% के करीब कोई नंबर एक है ऐसा ऑप्शन? अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, मैं उसे ही आंसर मार्क कर दूंगा। नहीं तो मैं देखता हूँ 24 में से क्या घटाने पर ये आएगा, 1 घटाने पर। 24 कितना है 200%, 200% में से 1/12 यानी 8.33 घटाना है। तो 200 में से 8 गया 192, 192 में से 1/3 गया तो 191, 2/3 ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को ये मेरा ओरल सॉल्यूशन समझ आया है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी सिखा देगा आपको कि ये किया, ये किया। देख देख के तो सब चीजें समझ आ जाएंगे। अब आप ऐसे कोई अनाड़ी बंदे नहीं है, ठीक है? अनाड़ी आप में से कोई भी नहीं है। आप अगर खुद को समझ रहे हो तो एक अलग बात है। आप में से सब में बहुत काबिलियत है। सब बच्चे 12वीं, कोई ग्रेजुएशन, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन ये करके आ रहा है। 12वीं तो कर ही रखी है, ठीक है? तो 12वीं अगर कर रखी है तो 10वीं से नीचे की ही चीजें आपको केवल समझनी है अपने ढंग से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए केवल सॉल्यूशन से अगर सिलेक्शन हो जाता, मैं हर क्लास में बोल लूंगा लगभग ये बात, हर क्लास में बोलता भी हूं मैं, या सॉल्यूशन मत देखिए। केवल सॉल्यूशन कराने के लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है। केवल मैं सॉल्यूशन में क्या अलग करा रहा हूं, मैं कैसे ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं, कैसे मैं कैलकुलेशन हैंडल कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट में आपका किस तरीके से रख रहा हूं, और फिर एग्जीक्यूशन क्या है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। अभी रिजल्ट आया है, प्री की कट ऑफ कम गई है, ठीक है? कम मतलब ठीक गई है, ज्यादा भी नहीं गई। कुछ सालों से ज्यादा जा रही है इसलिए इस साल कम लग रही है। कम नहीं गई है, सही गई है, ठीक है? 1,10,20,000 बच्चों का मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ है। पर आपको क्या लग रहा है कि सभी को जॉब मिल जाएगी? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ, वो अफसोस मना रहे हैं, अरे यार अगर भाई हो भी जाता। आप ये सोचिए ना, अगर आपकी तैयारी दुरुस्त नहीं है तो जॉब तो वैसे ही हाथ में नहीं लगनी, जॉब वैसे भी हाथ में नहीं लगनी अगर आपकी तैयारी दुरुस्त नहीं है। भले ही आप मेंस देने जा रहे हो, तो मेंस अगर देने जा रहे हैं या फिर आप जॉब लेना चाहते हैं तो एक बार तैयारी करिए, दुरुस्त तैयारी करिए। मैं आपको दुरुस्त तैयारी ही करवा रहा हूं, जितना समझा दूंगा ना उससे बाहर कभी किसी एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता। जो बात मैं ये लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यहाँ से बोली जा रही है, जो आपके कान तक जा रही है, वो दिमाग तक जानी चाहिए और वहां पर सेटिस्फाई करनी चाहिए दिमाग को, और वहां रुकनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है, नेट इनकम 6% कम हो जाती है, तो आपको बताना है रेट ऑफ इनकम टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालनी है आपको, क्या होगी, ठीक है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बिल्कुल। इनकम जो होती है आपकी, उसमें से अगर आप टैक्स घटा दें तो नेट इनकम आ जाता है, ठीक है? और मैं ये भी बोल सकता हूं इनकम बराबर हो गई किसकी, इनकम में से आपकी नेट इनकम निकलेगी जो आपकी जेब में गई, प्लस टैक्स आ गया जो सरकार को गया, ठीक है? इसे मैं इस तरीके से देख सकता हूं। मैंने इसे इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि एक जगह इनकम टैक्स की बात हो रही थी और दूसरी जगह नेट इनकम की बात हो रही थी, ठीक है? यानी इनकम मेरी उतनी ही है। एक कंडीशन आपको दे रखी है कि भाई अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता तो नेट इनकम मेरी 6% कम हो जाती, ठीक है? इनकम मेरी उतनी ही है, अगर वो केस हो जाता तो, वो ये बात बोल रहा है। यहां पर ध्यान से समझने वाली बात पता है क्या है? ध्यान से समझना।
अगर मैं इसमें ए ऐड करता हूं तो इसमें ए घटाना पड़ेगा, तब जाके इनकम सेम रहेगी। अगर इसमें से बी घटाता हूं तो इसमें बी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इनकम सेम रहेगी। ये केस किसका है? ये इनकम सेम का केस है। ठीक है, आप बात समझिए। इनकम हो गया टैक्स प्लस नेट इनकम। ठीक है, अब वो बोलता है यदि टैक्स इतना बढ़ जाता तो नेट इनकम इतनी घट जाती है। वो तो उसी व्यक्ति की बात हो रही है ना। मान लेते हैं आप कहीं जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आपकी इनकम है कुछ, ठीक है, टैक्स रेट चल रहा है कुछ, टैक्स रेट के हिसाब से आपकी जेब में कुछ पैसे बच गए, बाकी टैक्स में चले गए, जो बच गए वो नेट इनकम थी। अब वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है यदि इनकम टैक्स की रेट अगर बढ़ जाती, दर बढ़ जाती, तो नेट इनकम आपकी और 6% कम हो जाती। ठीक है, तो आप ही के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इनकम यहां पर समान है, लैंग्वेज समझनी है। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। जब इनकम अगर सेम होगी, अगर इसमें ए यूनिट बढ़ेगा तो इसमें ए यूनिट कम होना चाहिए, तभी सेम रहेगा। अगर इसमें बी यूनिट कम हो रहा है तो इसमें बी यूनिट बढ़ना चाहिए, तभी इनकम सेम रहेगा। यानी जो 19% का इंक्रीमेंट है टैक्स का, वो बराबर होगा किसके? 6% नेट इनकम के। ठीक है, हमने देखा ना, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, तभी कांस्टेंट होगा। पर जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये कम होगा। यानी वैल्यू की बात करें तो 19% टैक्स जो है आपका 6% नेट इनकम के बराबर है। तो टैक्स अगर मैं ऊपर लिखता हूं, नेट इनकम नीचे लिखता हूं, तो क्या आ जाता है? तो आ जाता है आपका 6/19। तो टोटल इनकम कितनी आ गई? टोटल इनकम आ गई 25 आपकी। ठीक है, उसमें से आप टैक्स कितना दे रहे हैं? 6 टैक्स दे रहे हैं, तो कितने परसेंट की रेट हो गई? 24% की दर हो गई कि 24% आपने टैक्स दिया, 24% आपका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर आऊंगा। ठीक है, अब पेपर में मैं ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करने वाला। पेपर में तो मुझे पता है ना, मैं कॉन्सेप्ट समझ के जा रहा हूं, बीच में इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 जो है टैक्स हो जाएगा, 19 नेट इनकम हो गई, टोटल 25 हो गया, 25 पे 6 रुपए का टैक्स दे रहा हूं, 24% आंसर हो गया। सॉल्यूशन मेरा पेपर के लिए ये रहेगा। एक बच्चा पूछ रहा है इनकम और नेट इनकम में फर्क क्या है। आपकी, मान लेते हैं आपकी लाख रुपए सैलरी है। ठीक है, अब लाख रुपए छोड़िए, मैं आपका हिसाब ही देख लेता हूं। जैसे आप इंस्पेक्टर बनते हैं, 70-1,000 रुपए आपकी सैलरी लगेगी लगभग। ठीक है, साल की हो गई 8,40,000 रुपए। तो 6 लाख तक तो गवर्नमेंट ने कहा कि टैक्स ही नहीं देना आपको। 2,40,000 पे 10% का आपका टैक्स बन जाता है। ठीक है, तो 24,000 रुपये आपका टैक्स हो गया। अब आपकी सैलरी कितनी थी? 8,40,000 रुपये। ठीक है, 8,40,000 रुपये आई थी 12/7/84 से, 24,000 रुपये आपका टैक्स हो गया। 8,40,000 रुपये क्या है? आपकी टोटल इनकम है। उसमें से आप टैक्स कितना दे रहे हैं? 24,000 रुपये। 8,16,000 रुपये कितना है? वो आपकी नेट इनकम है। आपकी जेब में क्या आया? क्योंकि 24,000 रुपये तो आपने टैक्स दिया ना सरकार को। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 24 कहां से? 24% मेरे भाई। अगर 25 इनकम आ गई, 6 रुपए का टैक्स दिया आपने, तो कितने परसेंट टैक्स दिया? 1/25 होता है 4%, 6/25 हो गया 24%। बिल्कुल नहीं लगता भाई, मुझे क्यों दुख होगा? मैं एंजॉय कर रहा हूं अपना बढ़िया एकदम। चलिए, स्टूडेंट पावर से बड़ी भाई कोई पावर नहीं है ना। फॉर्मूला जरूरी है। फॉर्मूला कौन सा? ये इसे आप फॉर्मूला कह रहे हैं? देखिए, इसे अगर आप फॉर्मूला कहेंगे ना, मैथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, बात समझिए ध्यान से।
मैंने क्वेश्चन पे टाइम ले रहा हूं, हर क्वेश्चन पे देखिए, मैं एकदम भी अगले क्वेश्चन पे जा सकता हूं। आप बात समझिए ना, बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? ठीक है भाई, 3 स्टार वाले तो बहुत सारे बना दिए हमने, इससे बड़ी क्या बात होगी। चलिए आइए देख लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, दोबारा से समझिए, ठीक है। वो आपके बारे में बात कर रहा था, मैंने आपका एग्जाम्पल लिया था कि भाई 70,000 रुपये आप कमाते हैं महीने के, 12 महीने के आपके हो गए 8,40,000 रुपये, और जिसमें से 6 लाख हटा दिया मैंने, और 2,40,000 पे 24,000 पे टैक्स बना दिया आपका। अगर टैक्स रेट कल को बढ़ जाए तो आपकी जेब में जो 8,16,000 रुपये आ रहे थे ना, वो भी नहीं आएंगे। समझ रहे हो बात? और कम हो जाएंगे। तो यही तो क्वेश्चन है कि अगर टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए, इनकम टैक्स रेट अगर बढ़ा दिया जाए 19%, यानी रेट नहीं बढ़ाया, इनकम टैक्स बढ़ गया 19%, तो आपका जो नेट इनकम है वो 6% कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेट इनकम 6% कम हो गई अगर इनकम टैक्स जो आप पे कर रहे हैं उसे 19% बढ़ा दिया गया। ठीक है, इनकम मेरी उतनी ही है, अगर मैं टैक्स ज्यादा दे रहा हूं तो नेट इनकम मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब सीधी सी बात ना, मेरे बारे में ही बात हो रही है, मेरी उसी इनकम के बारे में बात हो रही है जो 8,40,000 रुपये थी। ठीक है, तो इनकम सेम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं टैक्स बढ़ाऊंगा तो नेट इनकम कम हो जाएगी, और अगर टैक्स में 100 रुपये बढ़ाऊंगा तो नेट इनकम में 100 रुपये कम हो जाएंगे। सीधी सी बात है ना। आप जो 24,000 रुपये दे रहे थे सरकार को, अगर आप 24,000 नहीं देते तो 24,000 कहाँ जाते हैं? आपकी नेट इनकम में तो जुड़ जाते वो। तो जितना यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा उतना वहाँ डिक्रीमेंट होगा। टैक्स सरकार को जितना देंगे उतना आपकी नेट इनकम में से कट जाएगा। ठीक है, तो जितना आपका टैक्स बढ़ा यहाँ पर वो नेट इनकम के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं 19% टैक्स 6% नेट इनकम के बराबर आ गया। सॉल्व किया, आपने ये देखा कि 25 रुपये इनकम थी, 6 रुपये टैक्स था, 19 रुपये जेब में आते थे। तो टैक्स तो लेकिन टोटल इनकम पे लगता है, तो 6/25 किया, 24% आ गया। बिल्कुल भाई, पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। देखिए पूरी नीयत है, पूरा साथ है। बस आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं, केवल ये फॉर्मूला लिखित चीजों पे रिलाई नहीं करना, आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है। ये इतनी बड़ी कहानी है जो सुना रहा हूं मैं, केवल इसलिए कि आप व्यक्तिगत जिंदगी में उतरे, समझे। ये जो चीज है ना, अगर आप व्यक्तिगत जिंदगी में उतरते हैं तो भाई बहुत ही आसान है। केवल किताब तक रहेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। चलिए ध्यान से देखिए, पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, पिछली में या पिछली से पिछली में, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर एक व्यक्ति बाजार में 3 सामान लेने जाता है जिसकी कीमत का अनुपात दे रखा था, यदि उसकी कीमत इतने इतने % बढ़ती है तो उसके खपत पे, उसकी एक्सपेंडिचर पे कितना फर्क पड़ेगा। यहाँ 4 चीजें, एक वस्तु जो है 4 चीजों से बनी है और उन 4 चीजों की कीमत का अनुपात 3, 4, 5, 6 है। यदि उनकी कीमत में बदलाव ऐसे ऐसे आता है तो आपको बताना है उस वस्तु की कीमत में कितना बदलाव आएगा। ध्यान से देखिए, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका 18 रुपए की वस्तु थी। अब मैं देख रहा हूं कितना बदलाव आएगा। 10% बढ़ गया, यानी 0.3 क्या हुआ है? बढ़ा है। 25% कम हो गया, 25% यानी 1 कम हो गया। 30% कम हो गया, 3 पंजे 15, 1.5 रुपए कम हो गया। 40% इंक्रीज हो गया, 2.4 इंक्रीज हो गया। 2.7 माइनस 2.5, 0.2 आ गया अपॉन 18, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं? 1/90। अगर 1/9 होता है, देखिए ये चीज समझिए ना, तो 11 सही 1/9 होता है, या फिर मैं 11.11% कहता हूं। 90 का मतलब क्या है कि भाई 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करूंगा तो 1.11 आ जाएगा। 1.11 किस में आएगा? बी ऑप्शन में आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कितने लोगों को बात समझ आ गई है भाई, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बात समझ आनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए, अभी धीरे 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 करके क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता रहेगा, और जितना मैं क्लास में करा दूंगा, मेरी गारंटी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा किसी भी टॉपिक में। जितना मैं करा रहा हूं ना, उतना कर जाना, बस काम खत्म हो जाएगा। पर एक एक चीज समझना, बारीकी से करना, ठीक है। चेंज भी करा रहा हूं मैं। ताजे अंगूर में 80, देखिए जब बाजार से आप अंगूर लाते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए पहले अंगूर का। अंगूर का क्या, किसी भी फल का। जब बाजार से आप ताजा फल लाते हैं ना, उसमें जूस ज्यादा होता है, उसमें पानी ज्यादा होता है। पानी ज्यादा होने के कारण ही तो कोई चीज फ्रेश नजर आती है। पानी जैसे जैसे कम होता है, हमारी स्किन भी डल पड़ने लग जाती है, रूखी सूखी ऐसे होने लग जाती है, ठीक है। तो फल की बात हो रही है फिलहाल। तो जब आपने एक बात नोट करी, आप बाजार से एक मौसमी लेकर आए, एकदम ताजी, इतना बड़ा साइज था अच्छा खासा, ठीक है। आपने वो रख दिया, आप भूल गए उसे खाना। 15 दिन बाद देखना उसका साइज सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब उसमें वो मजा नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो जूस है ना, धीरे धीरे करके सारा पानी जो है उसका वाष्पित हो गया, वेपोरेट हो गया, पानी लगातार निकल रहा है, ठीक है। पर क्या पल्प पे कोई फर्क पड़ा होगा? पल्प पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। पल्प उसका उतना ही होगा जितना गूदा उसमें पहले दिन था, आज भी गूदा उसमें उतना ही है, ठीक है। गूदे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप ताजी मौसमी लाए थे, जब गूदा जितना था आज भी उतना ही है। और पानी का फर्क है, जूस का फर्क है, जूस उतना नहीं निकलेगा जितना पहले दिन निकलता। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई? फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, जल्दी से बताइए भाई। अगर चीजें समझेंगे तो माइंड में रुक जाएंगी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी स्किन कैसे ग्लो करती है? भाई मेरे सामने लाइट लगी हुई है, देखेंगे यहाँ ना, ये लाइट जब चेहरे पे पड़ती है तो ग्लो अपने आप ही आ जाता है। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फ्रेश ग्रेप्स हैं, ठीक है, ये है ड्राई। फ्रेश ग्रेप में थोड़ा बड़ा बनाया था, ड्राई ग्रेप ये सूखा हुआ। जैसे कि आप अंतर समझिए अंगूर और किशमिश का। अंगूर और किशमिश में क्या फर्क आ गया? यही आ गया, ठीक है। अंगूर एकदम फ्रेश होता है, जैसे उसे सुखा देते हैं धूप में, वो एकदम सुखड़ जाता है, किशमिश बन जाती है, ठीक है। तो वो बोलता है इसके अंदर पानी की मात्रा जो है वो 80% है, पल्प जो है कितना है, 20% है, ठीक है। जबकि सूखे में पानी की मात्रा कितनी है, 10% है, पल्प कितना है, 90% है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली कनेक्ट करिए, जैसे जैसे समय बीतेगा पानी की मात्रा कम होती रहेगी, पानी का परसेंटेज जो है आपका वो कम हो गया, ठीक है। और पानी का अगर परसेंटेज कम हो गया तो पल्प का परसेंटेज तो अपने आप ही बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ेगा पर पल्प नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बात समझिएगा, ठीक है, पल्प उतना ही रहेगा। अब वो बोलता है यदि आपके पास 500 किलोग्राम किशमिश थी, ड्राई ग्रेप्स, किशमिश ही ले लेता हूं, तो उसमें पल्प कितना रहा होगा? अगर ये 500 किलोग्राम लेते हैं आप, तो उसमें पल्प कितना रहा होगा? 500 का 90% यानी 450 किलोग्राम, ठीक है। अब आपने एक चीज बोली कि सर पल्प तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। यहां पर उसने बोला कि भाई जो किशमिश आप लेकर आए हो, तो जब ये ताजी थी तब इसका वजन कितना था, ठीक है। तो आपने देखा कि 20% की वैल्यू 450 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 2250। तो 2250 किलोग्राम आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। यानी बात समझिए, जब 2250 किलोग्राम अंगूर थे उसमें पल्प था आपका 450 किलोग्राम,
ठीक है, अब धीरे 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 करके पानी वाष्पित होता रहा, ठीक है, और आपने देखा पानी वाष्पित होने के कारण पल्प तो उतना ही रहा, ठीक है, 450 किलोग्राम, पर पानी की मात्रा कम हो गई। साथ में जो अंगूर थे वो किशमिश बन गए, जो 2250 किलोग्राम थे अब वो 500 किलोग्राम ही बचे हैं, क्योंकि पानी का वजन था ना, पानी सारा वजन अपना ले गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक चीज और, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बोला था हम ये देखते हैं कौन सी चीज फिक्स है। मैं देखता हूं यहां पर पल्प फिक्स है, पल्प उतना ही है जितना पहले था, पल्प ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, पल्प उतना ही है, गुदा उतना ही है। तो जो पल्प के प्रतिशत में चेंज आएगा टोटल के परसेंट में, उसका उल्टा चेंज आएगा, ये हमने पढ़ा था ना, ध्यान हो अगर आपको। अगर मैं पल्प का रेशियो देखता हूं तो यहां पल्प 20 है, यहां 90 हो गया पल्प, यानी मैं बोल सकता हूं 2 से 9 हो गया, तो टोटल क्या हो जाएगा? 9 से 2 हो गया, ठीक है, 9 से 2 हो गया। ये ताजे थे, ये सूख गए, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 किलोग्राम। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 की वैल्यू आ गई आपकी 4500 बटा 2, जो कि 2250 हो गई। 2250 मेरा आंसर हो गया। देखिए, पहले तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, अब मैं इसके अंदर अपना कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और मैं इसे बिना पेन के करूंगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था कि भाई आप ये देखिए, कहीं भी कोई चीज ऐड होती है या घटती है, जो चीज सेम रहती है उसकी परसेंटेज पे गौर करिए, किससे क्या हो रही है, टोटल का अनुपात उसका उल्टा होगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कितने लोग ये बात समझ पाए? 2250 भाई 4500 का आधा, ठीक है। चलिए, 450 कैसे आया? देखिए, 9 से 2, टोटल ये बोल रहा है कि पहले 9 था तो अब 2 है, अब कितना है? लेकिन अब तो 500 है। 2 की वैल्यू अगर 500 है यानी 250 गुना, तो 9 का 250 गुना कितना हो गया? 2250, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो विद्यार्थी एग्जाम में बैठते हैं, उनमें से एक को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक टोटल अंक के 56% हैं। मान लेते हैं ए और बी है, ए और बी का अंतर दे रखा है 9, और वो बोलता है कि ए को जो अंक मिलते हैं वो ए प्लस बी की तुलना में 56% हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, इक्वेशन बना के तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। सबसे पहली चीज मैं पता क्या देखने वाला हूं, मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने वाला हूं। इक्वेशन बना के आप कर लेंगे, बुक में भी सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले 9 का अंतर होना चाहिए, 9 का अंतर, 9 का अंतर, 9 का अंतर, 9 का अंतर, ये तो वाटी लग गई, ऑप्शन से मैं नहीं कर पाया, 9 का अंतर नहीं चल पाया। आगे बढ़ते हैं। उसके द्वारा जो प्राप्त अंक हैं वो टोटल के 56% है, ठीक है। यानी इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है, देखिए, अगर आप इसे काटते भी हैं तो ए के अंदर 7 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। 56% का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले में 7 का मल्टीपल है, क्योंकि वो नीचे से नहीं कट पाया है, तो 7 का मल्टीपल देखिए ऊपर वाले में किस में है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोग बात समझ गए हैं? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत बढ़िया भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक किताब में 30 पन्ने हैं, 25 लाइन है प्रत्येक पन्ने पर और 35 कैरेक्टर है प्रत्येक लाइन पर। देखिए जब भी आप कोई किताब देखते हैं ना, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक किताब है कोई XYZ, ये किताब है, ठीक है, ये इसका एक पन्ना हो गया, ठीक है, इस पे लाइन बनी हुई है, ये हर लाइन में जो अक्षर लिखे जाएंगे, जो वर्ड्स लिखे जाएंगे वो करेक्टर है, अल्फाबेट यानी नंबर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 30 पन्ने हैं, हर पन्ने पर 25 लाइन है, टोटल लाइनें हो गई इतनी, और हर लाइन पे कितने करेक्टर लिखे गए हैं? 35 करेक्टर लिखे गए हैं। यानी ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं इतने अल्फाबेट्स हैं। ये आपको एक दूसरी किताब में लिखने, एक दूसरी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है, जिसके अंदर प्रत्येक, देखिए यही कंटेंट अगर दूसरी कॉपी पे लिखना है, मान लेते हैं तो ये 10,000 वर्ड्स थे या 10,000 अक्षर थे, तो दूसरी किताब में भी आपको 10,000 ही अक्षर लिखने हैं। कंटेंट तो सेम है, कंटेंट सेम है तो जो वर्ड्स है वो सेम आने चाहिए। अब मैं देखता हूं अगले पे, मेरे को पेज तो नहीं पता कितने हैं, पर ये पता है 30 लाइनें हैं और 28 कैरेक्टर है, ठीक है, ये कंटेंट सेम होना चाहिए। अब आपको ये बताना है अब जो पेज लगेंगे वो कितने प्रतिशत ज्यादा हैं पिछले नंबर ऑफ पेजेस से, ये आपको बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, बहुत ध्यान से, अगर मैं 30 से 30 काटता हूं, 7 से 4, 7 से 5, तो 125/4 आ गया, जो कि कितना हो गया? 31.25, ठीक है, 31.25। पहले जो पेज इस्तेमाल हो रहे थे कितने थे? 30, 30 से 31.25, ठीक है, ये आ गया। अब बात समझने वाली है, देखिए यहां ना बच्चे दो तरीके से धोखे में आ सकते हैं। अब वो पूछ रहा है अब वाले पेज पहले वालों से कितना ज्यादा है, ये 1.25 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 1.25/30 करता हूं तो आंसर आ जाएगा लगभग 4.16%, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। पर ये जो आंसर है ना, ये गलत है, ये गलत आंसर है, ठीक है। अब आप में से काफी बच्चे सोचेंगे ये गलत आंसर क्यों है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने एक किताब का एग्जाम्पल लिया था आपके सामने, ये, ठीक है, मैंने इस किताब का एग्जाम्पल लिया था आपके सामने। अब मैं 31 पेज यूज कर चुका हूं, मान लेते हैं इस तरीके से करके, ठीक है। अब जो 31 पेज के बाद मैंने 31.25 का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मैंने ये वाला पेज यूज किया, 1/4 पेज यूज कर लिया, पर ये तो पूरा पेज इस्तेमाल हुआ ना। 0.25 पेज का कुछ होता है, 10% पेज का कुछ होता है? नहीं, पेज एक गिना जाता है ये वाला और एक गिना जाता है दूसरा, चाहे आप इस पे एक अक्षर लिखें या इस पे पूरा सजा दें, पूरा आखिर तक लिखें। तो कहने का मतलब ये है, जो गिनती हमने 30 से 31.25 ली थी, 31.25 ना लेके हमें इसे 32 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 32वां पेज आ गया, आपको 32वां पेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 30 से 32 हो गया, तो हम ये देख सकते हैं कितना हो गया? 2 हो गया, 2/30 यानी 1/15, जिसे मैं 6.66% बोलता हूं। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन पेपर में जब भी ठीक हो सकता है जब आपने पहले से कर रखा हो, अदरवाइज पेपर में गलत होगा, गलत आंसर मार्क करके आएंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। जल्दी से, चलिए बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, हाफ पेज नहीं होता भाई कभी भी। आपने कभी हाफ नंबर देखा है? 30 के बाद 31वां नंबर आता है, 31वां पेज होता है, 31 के बाद 32वां, 32 के बाद 33वां पेज हमेशा पूरा होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पे हमने क्लास खत्म करी है। अगली क्लास की शुरुआत भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको लगातार समझ आ रही हो, कंटेंट समझ आ रहा हो, अपडेटेड कंटेंट आपका रहेगा। पूरा कंटेंट की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेनी है तो केवल क्लास समझने की। क्लास समझिए अच्छे से, नहीं समझ आती है घर पे दोबारा से देखिए, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए।